Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics, the paper of your second sem. And in today's lecture, we will discuss some new concepts, some new topics to gain some new knowledge about solid state physics. This is the building blocks of solid state physics. And in our previous lecture, we were discussing about the various lattices in 2-dimensional and 3-dimensional, and we have so far see that there are 5 possible lattices possible in 2-dimensional and overall 14 the total number of lattices possible in 3-dimensional, and this is in this tabulation form. So this is the simple cubic structure, body-centered and face-centered cubic. And in the final stage of last lecture, we have discussed about the total number of effective lattice point, or the total number of lattice point or effective number of lattice point in a crystal lattice, and the formula is this: n equals to ni, nf by 2, nc by 8. Ni is the number of lattice point which is completely inside the lattice, and nf by 2, that means the number of lattice point at the face divided by 2, and nc by 8 means the number of lattice point at the corner of a lattice cell divided by 8, and this n gives me the effective number of lattice point, and this will be used as a formula when we calculate the packing fraction of different crystal lattices or different crystal structure actually. Okay, now in today's lecture we will discuss yet another new topic, and this is about the lattice direction and planes. Okay, किसी भी लाइन को या किसी भी प्लेन को अगर हम लैटिस, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में किसी लाइन को या किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ इंडिसेस की ज़रूरत होती है, और उन्हीं इंडिसेस की हेल्प से हम किसी भी लैटिस में किसी भी लाइन का या किसी भी प्लेन का डायरेक्शन हम फाइनल करते हैं, बताते हैं। तो इन्हीं इंडिसेस को हम एक ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर थे मिलर, उन्हीं के नाम पर हम इन इंडिसेस को कुछ नंबर, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हम डिसाइड कर देते हैं किसी भी लाइन को। क्योंकि देखिए स्पेस में अगर किसी भी पॉइंट को आपको स्पेसिफाई करना है तो आपको पता है हमारे पास मैक्सिमम 3 पॉसिबल कोऑर्डिनेट 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स, वाई एंड जेड। और स्पेस में अगर आपको किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है तो आप चाहते हैं कि आप उनका उस पॉइंट का एक्स बता दीजिए, वाई बता दीजिए और जेड बता दीजिए, तो दैट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट इन स्पेस। और अभी तो आप स्पेस टाइम भी पढ़ के आए हैं, तो दैट इज़ अबाउट ईडी इन योर लास्ट सेम। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट का पोजीशन क्रिस्टल लैटिस में बताना पड़े तो यहाँ तो आपके पास 3-डायमेंशनल पॉसिबल एक्सिस हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं हैं। लेकिन लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में अगर आपको किसी भी लाइन की डायरेक्शन को, किसी भी प्लेन की पोजीशन को अगर दिखाना है तो उसके लिए हम मिलर इंडिसेस का यूज़ करते हैं। और एक मिलर जो थे वो एक ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर थे, उन्हीं ने इन इंडिसेस को सुझाया था कि किस तरह से हम किसी भी लाइन की डायरेक्शन को, किसी भी प्लेन की पोजीशन को क्रिस्टल लैटिस में कैसे दिखा सकते हैं। दैट इज़ द मिलर इंडिसेस। तो हमें कुछ इंडिसेस को असाइन करना पड़ेगा उस लाइन को, कुछ इंडिसेस को असाइन करना पड़ेगा उस प्लेन को, टू शो द डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन एंड टू शो द पोजीशन ऑफ दैट प्लेन। ओके, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस। सो lattice direction and planes. Okay, the direction of a line in a lattice
is defined by assuming certain indices to this line. Okay, the direction of a line in a lattice is defined by assigning certain indices to this line. These indices are known as Miller indices. A British crystallographer. Of a crystallographer means the scientist who study the crystal structure of solids, named as crystallographer. Okay. अब किसी भी लाइन की डायरेक्शन को या किसी भी प्लेन की पोजीशन को अगर आपको फाइंड करना है क्रिस्टल लैटिस में, तो उसके लिए मिलर इंडिसेस आपको असाइन करने पड़ेंगे उस लाइन को या उस पर्टिकुलर प्लेन को. अब मिलर इंडिसेस को असाइन करने का तरीका क्या है, वो कैसे किया जाता है? कोई भी एक आर्बिट्ररी लाइन आपने खींच दी किसी क्रिस्टल लैटिस में कि बताइए इस लाइन का डायरेक्शन क्या है या इस प्लेन का पोजीशन क्या है, इस प्लेन, तो वो सुझाया मिलर ने. और जो इंडिसेस यहाँ हम देखेंगे, जो देंगे, उनको ही हम कहेंगे मिलर. एक पर्टिकुलर वे बताया उन इंडिसेस को लिखने का, तब एक पर्टिकुलर तरीके से वो इंडिसेस लिखी जाती हैं. तो लेट अस सी दिस. ओके, द स्टेप इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन आर एज फॉलोज. अगर आप मिलर इंडिसेस आपको किसी प्लेन का दिखाने हैं तो कैसे हम देखें. लाइन का भी वैसे ही सेम तरीका है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. जो हमारे पास 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, वही 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एक्सिस को यहाँ हम, चूंकि क्रिस्टल लैटिस को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए उन एक्सिस को हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहने लगे हैं, जो एक्चुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे पास एक्सिस हैं एक्स वाई एंड जेड. उसी को हम यहाँ, चूंकि हम क्रिस्टलोग्राफी स्टडी कर रहे हैं, तो हम उनको कह रहे हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. तो उस प्लेन के इंटरसेप्ट आप देख लीजिए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यानी एक्स वाई जेड एक्सिस पे कौन कौन से हैं. ओके, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स. उन इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर दीजिए. सिंप्लीफाई टू रिमूव फ्रैक्शन. और फिर उस जो मैथमेटिकल एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके पास हुआ है, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. इफ एनी, अगर कुछ है तो, अगर ऐसा है, एंड इनक्लोज द नंबर्स ऑब्टेन्ड इनटू द पैरेंथेसिस. ये जिसको आप छोटा ब्रैकेट कहते हैं, इसमें आप उनको इनक्लोज कर दीजिए. एंड विदाउट कोमाज, रिमेंबर दिस थिंग, विदाउट कोमाज. यहाँ जिस छोटे ब्रैकेट में जो आपको इंडिसेस लिखनी है, उसको हमेशा विदाउट कोमाज, इस छोटे ब्रैकेट में जो आपको इंडिसेस लिखनी है, वो हमेशा छोटे ब्रैकेट में विदाउट कोमा आपको लिखनी है, विदाउट कोमा. ओके, तो क्या क्या स्टेप बताए मिलर ने. फर्स्ट स्टेप, आप ये देखिए कि उस प्लेन का या उस लाइन का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है. ओके, आपने फाइंड आउट कर लिया. ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस पे इतना, वाई एक्सिस पे इतना, जेड. ओके, इंटरसेप्ट हो गए. इंटरसेप्ट का आपको पता लग गया. अब आप उसका रेसिप्रोकल कीजिए. उन इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल हो गया. ओके, अब रेसिप्रोकल में जो फ्रैक्शंस अगर हैं, कहीं फ्रैक्शंस अगर हैं, तो उनको सिंप्लीफाई कीजिए. एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड मिलर इंडिसेस. और वही मिलर इंडिसेस आपको बताएंगे कि ये प्लेन इस डायरेक्शन में इतना है, उस डायरेक्शन में इतना है, इस डायरेक्शन में. ओके, और अगर आप मिलर इंडिसेस से वापस प्लेन के इंटरसेप्ट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मेथड को रिवर्स कर दीजिए. क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मिलर इंडिसेस दी हुई हैं और बताइए कि इस प्लेन का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स कितना है, कितना इंटरसेप्ट. ये भी कई बार पूछा जाता है. तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि केवल एक ही तरीका नहीं कि आपको रेसिप्रोकल, आपको इंटरसेप्ट्स पता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे और आपको मिलर इंडिसेस फाइंड करने, ऐसा नहीं. केवल आपको मिलर इंडिसेस पता है, आपको
इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने, वो भी रिवर्स बिल्कुल तरीका है कि पहले आप जो मिलर इंडिसेस है उसका रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल के बाद आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए तो वो दे देगा आपको इंटरसेप्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर plane on 3 mutually perpendicular axes, or maybe in 2-dimensional system or 2-dimensional plane. ओके, तो तरीका ये है कि आप पैरेंथेसिस में लिखेंगे और विदाउट कोमास लिखेंगे, ये बात आपको याद रखनी है. ओके, let us see some new information about Miller indices, and the information is this: if a direction is perpendicular to a certain axis, okay, its index corresponding to the axis is 0. क्योंकि उसका कोई इंटरसेप्ट ही नहीं होगा. अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन है जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उसका इंटरसेप्ट होगा नहीं. is 0 as it does not form any projection of this axis. Okay, a direction having projection on the negative sides of the axis possesses negative indices which are written by putting bar over the indices. एक बार लगा देंगे हम, आगे हम देखेंगे कैसे हम इनको दिखाते हैं. अभी केवल थ्योरेटिकल व्यू आपको दे रहे हैं, ठीक है. आगे एक दो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कराएंगे इसके ऊपर, मिलर इंडिसेस के ऊपर. वहां से अब बिल्कुल आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हाँ, किसी भी लाइन का या किसी भी प्लेन को हम क्रिस्टल में कैसे डिफाइन करते हैं, क्रिस्टल में हम उसको कैसे दिखाते हैं, क्रिस्टल लैटिसेस में हम उसको कैसे दिखाते हैं. ओके, तो दो बातें यहाँ से याद रखने लायक है. एक तो कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर कहीं है किसी एक्सिस पे तो वो कोई इंटरसेप्ट नहीं लेती क्योंकि उसका कोई प्रोजेक्शन उस एक्सिस पे नहीं आता. तो एक तो ये. दूसरा, अगर निगेटिव साइड पे है, इंटरसेप्ट तो निगेटिव साइड पे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्सिस पे भी हो सकते, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकते हैं, निगेटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे भी हो सकते हैं, निगेटिव जेड एक्सिस पे भी हो सकते हैं. तो इंटरसेप्ट तो कहीं भी हो सकते हैं. ओके, प्लेन्स के इंटरसेप्ट कहीं भी हो, तो उनको दिखाने के लिए हम बार लगा देते हैं, उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं. आगे अभी आप देखेंगे कैसे. तो दो बातें यहाँ से हमने सीखी और 2-3 बातें हम पीछे सीख के आए हैं मिलर इंडिसेस के बारे में. मिलर इंडिसेस हम कैसे फाइंड करेंगे, मिलर इंडिसेस को हम कैसे लिखेंगे. अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है किसी एक्सिस पे तो हम उसकी मिलर इंडिसेस को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि वो कोई प्रोजेक्शन उस एक्सिस पे नहीं डालती. और अगर निगेटिव साइड पे इंटरसेप्ट है तो उसकी इंडिसेस को लिखने के लिए हम बार का यूज करेंगे, उस नंबर के ऊपर बार लगाएंगे. ओके, the cube edges are represented by indices like this. Okay, cube edges का मतलब इस तरह का 1 0 0 0 1 बार 0, ये इस तरह का, ये जो बार लिखने का एक जो प्रोसेस यहाँ हम जिक्र कर रहे थे तो वो इस तरह से लिखा जाता है. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है होगा, क्योंकि ये तो मिलर इंडिसेस लिखी गई है. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1 है, 0 है, 0 है, तो क्यूब एज बोल रहे हैं. ये फैमिली किसकी है, क्यूब एज की फैमिली है. यानी ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये इसको दिखाने के लिए क्यूब एज, कहाँ एज है क्यूब की, तो क्यूब की एज यहाँ भी है, क्यूब की एज यहाँ भी है, क्यूब की एज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ दिस फैमिली इज दिस 1 0 0. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है मिलर इंडिसेस. 1 बार 0 0 ये निगेटिव एक्सिस पे है. फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 0 1 0 हो इंटरसेप्ट. दूसरा, इंटरसेप्ट नहीं, मिलर इंडिसेस लिखी हुई है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 0 1 बार 0 ये निगेटिव एक्सिस पे है.
001 ये जेड एक्सिस पे है, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे, और ये नेगेटिव जेड एक्सिस है. These all are constitute a family of cube edge designated by this or this. तो अगर क्यूब एज की फैमिली को दिखाना है तो केवल इतना लिख दीजिए. क्यूब एज की अगर फैमिली को आपको दिखाना है तो केवल इतना लिख दीजिए 100, केवल इतना लिख दीजिए 100 इन ब्रैकेट्स के अंदर, या फिर आप इस तरह से भी उसको दिखा सकते हैं, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं. ओके, विच इंक्लूड्स ऑल डायरेक्शन ऑफ दिस टाइप. Similarly, a family to face diagonal is represented by this. 110. The first is 110, second is 1 bar 10, third is 1 bar 0, fourth is 1 bar 0, next is 101, 1 bar 01, 101 bar, 1 bar 01 bar, 011, 01 bar 1, 011 bar, 01 bar 1 bar. Okay, these are all possible members of this family that is represented by this face diagonal 110, cube edge 100, and the body diagonal. The body diagonal is represented by this family 111. Okay, and the possible combination is this 111, 1 bar 11, 1 bar 1, 1 bar, 1 bar 1 bar 1, 1 bar 1 bar, 1 bar 1 bar, 1 bar 1 bar 1 bar. Okay, hence the total number of members in the cube edge family is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and into the family of face diagonals is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And the member in the body diagonal family is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The total number of members in body diagonal is 8. Okay, hence the number of members in the families of cube edge, face diagonals and body diagonals are 6, 12 and 8 respectively. तो इस तरह से हम किसी भी प्लेन का या लाइन का डायरेक्शन क्रिस्टल लैटिस में फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एग्जांपल्स हमको आपको दे रहे हैं. इन एग्जांपल से बिल्कुल आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि हाँ कैसे हम किसी भी लाइन का या किसी भी प्लेन का डायरेक्शन क्रिस्टल में फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, द क्वेश्चन इज in a crystal a plane cuts intercept of 2a, 3b and 6c along 3 crystallographic axes. I told you that what is crystallographic axis in crystal. This is actually three mutually perpendicular axes, as we studied in our mathematical form or in our journal idea or journal mathematics. 3 crystallographic axes, intercepts are these 2a, 3b and 6. Determine the Miller indices of this plane. एक ऐसा प्लेन है जो इंटरसेप्ट पुट करता है 2a, 3b and 6c on 3 crystallographic axes, और उसके corresponds में हमें मिलर इंडिसेस उस प्लेन की फाइंड आउट करनी है. मिलर इंडिसेस हमें उस प्लेन की निकालनी है. तो मिलर इंडिसेस कैसे हम निकालेंगे? पहला स्टेप्स आपको बताए गए थे कि फर्स्ट आप इसका इंटरसेप्ट फाइंड आउट कीजिए. इंटरसेप्ट कितने हैं? 2a, 3b and 6c. राइट हियर 2a, 3b and 6c. डिवीजन बाय यूनिट ट्रांसलेशंस, और यूनिट ट्रांसलेशंस क्या है? 2a by a, 3b by b, 3c by 6c by 6. Okay, so these are intercepts 2, 3 and 6. Okay, whatever the unit. Then take the reciprocal. Reciprocal of these intercepts is 1 by 2. Reciprocal of this intercept 1 by 3, and reciprocal of this intercept is 1 by 6. Okay, now clearing fraction. तो इसके फ्रैक्शंस को क्लियर कीजिए. एलसीएम सीधा मतलब इसका ये है कि आप इसका एलसीएम यहाँ ले लीजिए. तो जब आप एलसीएम इसका यहाँ लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ आएगा 3, 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ आएगा 2
और यहाँ आएगा 1। तो जो मिलर इंडिसेस लिखने का तरीका है वो ये है, छोटे ब्रैकेट में 3, 2, 1 विदाउट कॉमाज। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरे एग्जांपल से हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं वो देखिए। ये मेरा एक दूसरा एग्जांपल है जो और इस आइडिया को क्लियर करेगा। डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे उसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है। अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो एक्स एक्सिस पे उसका कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। एंड कट्स इंटरसेप्ट ऑफ 2.5 रेस्पेक्टिवली अलोंग द वाई एंड जेड एक्सिस। एक ऐसा प्लेन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 2.5 का इंटरसेप्ट लगाता है वाई और जेड एक्सिस पे। तो कैसे इसकी मिलर इंडिसेस फाइंड करनी, इस कंसेप्ट के साथ, इस कंडीशन के साथ हमें मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप इंटरसेप्ट्स लिखें। तो राइट इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि वो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जहां तक एक्स एक्सिस जाएगा वहां तक वो प्लेन जाएगा, वो लाइन जाएगी। तो वो हुआ इनफाइनाइट इंटरसेप्ट एट द एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 2 है, तो राइट इट एज 2b। और जो जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो है 1/2, तो राइट इट एज 1/2c। ओके, नाउ डिवीजन बाय यूनिट ट्रांसलेशन। तो यूनिट ट्रांसलेशन है a, b एंड c, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। इन्फिनिटी बाई a इन्फिनिटी, 2b by b gives you 2, 1/2c by c gives you 1/2. Take the reciprocal. Third step is take to reciprocal. So reciprocal of infinity, 1 by infinity. Reciprocal of 2 gives you 1/2. And the reciprocal of 1/2 gives you 2. Now clearing fraction. Fraction को clear करेंगे, 1 by infinity gives you 0, 1, and clearing the fraction of these two is given you 2 and 4. Okay, so these are the required Miller indices and written in this form 0, 2, 4 without commas. This. So this is the way to indicate a direction of a line or a plane in crystal lattice. Okay. Now let us move to another new topic, and that is about interplanar spacing. और इस टॉपिक के बाद हम फिर से अपना मेन सिलेबस जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो वहाँ से फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे टू कवर अप आवर सिलेबस। सो इंटरप्लेनर स्पेसिंग, व्हाट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग? अगर कोई भी एक प्लेन है, उसके पैरेलल कोई दूसरा प्लेन है, तो जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, द मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स आर नोन एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो कैसे ड्राइव करेंगे वो देख लेते हैं। विद द नॉलेज ऑफ इंडेक्सिंग system, with the knowledge of indexing crystal planes and directions, it is now possible to derive the formula of spacing between the two consecutive parallel planes in a given unit cell. Okay, कोई भी दो पैरेलल प्लेन हैं जो किसी भी यूनिट सेल में पॉसिबल हैं, उनके बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी होगी, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन those two planes. Okay, so let us consider 3 mutually perpendicular coordinate axes OX, OY, OZ, and assume that a plane HKL parallel to the plane passing through the origin makes intercept A by H, B by K, and C by L on 3 mutually perpendicular axes at A, B, and C respectively. This is my figure, and this is most important figure, and be derived or be figured in this way. This is my OX axis, this is my OY axis, and this is my OZ axis. Okay, and this figure is derived in this way to make clear the intercepts of the plane.
ओके, और आप इस तरह से मान सकते हैं जैसे ये मेरे दो हाथ हैं ये, और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ एक दूसरा प्लेन रख दूं और इनके बीच की ये जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर प्लेन है ये, और ये जो अब आपको दिखेगी ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ से काउंट करनी है, ये यहाँ से हमें काउंट करनी है। ओके, सो लेट अस डू दिस। सो लेट OP this distance, let OP this distance is the interplanar spacing between the two plane, and also this is a normal from point A to this plane A, B and C, this plane। ये दोनों प्लेन इस तरह से हैं, ये दोनों प्लेन इस तरह से हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। और अगर मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाऊं तो इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों प्लेन्स के बीच की ये मुझे क्या, तो अब मैं ये जो ओरिजिन वाला प्लेन है इससे इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है OP, ये वाला नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक, और इस डिस्टेंस को हमने कहा है OP डिस्टेंस को हमने कहा है D। ओके, और ये जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है ये, और जेड एक्सिस से ये जो नॉर्मल है ये गामा एंगल कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, तो अब पहले मैं इस ट्रायंगल में जा रहा हूं, ट्रायंगल O P एंड A, इस ट्रायंगल O P and A, this angle is right angle, this is my angle alpha। तो मैं यहाँ से cos अल्फा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। cos अल्फा का फॉर्मूला आपको पता है, cos अल्फा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज OP and hypotenuse is OA, and OA is the intercept of this plane on crystallographic axis. This OA is actually A by H, the intercept of this plane ABC at the crystallographic axis. Okay, so this is my calculation of the interplanar spacing between the two parallel planes. Okay, so this is all about I discussed earlier. So in triangle OPA, cos alpha is OP over OA, and OP is my interplanar spacing, that is the minimum distance between the two parallel planes, which is equals to D, and OA is the intercept A by H on crystallographic axis OX. Similarly, अब हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, किस ट्रायंगल में जाएंगे? O P and B, this O P and B, O P and B, इस ट्रायंगल में हम जाएंगे, और इस ट्रायंगल में हम फिर से वही कैलकुलेट करेंगे। ये राइट एंगल है तो ये एंगल बीटा है, ये इसका बेस हुआ, और ये OB जो है इसकी हाइपोटेन्यूज हुई, और OB फिर से y एक्सिस पे इस प्लेन का इंटरसेप्ट है जो किसके बराबर है? B बाई K के। तो अगर मैं यहाँ से कोस बीटा निकालूंगा तो कोस बीटा किसके बराबर होगा? अगेन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस हुआ ये और हाइपोटेन्यूज हुआ ये, तो बेस हुआ D और हाइपोटेन्यूज इस ये जो शेडिड प्लेन है इसका इंटरसेप्ट है एट y एक्सिस। OB is the intercept of this plane, this shaded plane at the axis of y. So इस ट्रायंगल में जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ OPB में, तो मुझे जो cos बीटा मिलेगा वो मिलेगा OP बाई OB, एंड OP किसके बराबर है? D के बराबर हमने कंसिडर किया, और OB किसके बराबर होगा? B बाई K के बराबर। यहाँ से मुझे cos बीटा मिल जाएगा। cos गामा, तो cos गामा के लिए फिर से मैं इस ट्रायंगल में जाऊंगा OP एंड C। तो OPC ट्रायंगल में जब मैं जाऊंगा तो OPC ट्रायंगल में फिर से मुझे पता है कि OP मेरा डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और PC दिस OC ये
ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जेड पे इस प्लेन का, इस शेडेड प्लेन का क्या है, इंटरसेप्ट है, और वो किसके बराबर है, C/L के। तो ये ट्राइंगल है OPC, ये मुझे दे देगा फिर से कोस गामा। तो ये रहे वो मेरे वैल्यूज, ये रही वैल्यू कोस अल्फा की जो बराबर है D/AH के, ये रही वैल्यू कोस बीटा की जो बराबर है D/B/B के, एंड ये वैल्यू है कोस गामा की जो बराबर है D/C/L। ओके, तो यहाँ से जब ये वैल्यूज मुझे मिल गई हैं तो मैं अब डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले का यूज करता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला मुझे सजेस्ट करता है दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। Okay, now put all the values cos alpha, cos beta and cos gamma into this formula, and we have cos alpha is D by this value, so D by this value, because of square this is square, value of cos beta here, value of cos gamma here, and is equals to 1. So you know that into the denominator D square, D square, D square, so D square is common, and this term will become H square over A because of reciprocal, H square over A, K square over B, L square over C, and is equals to 1. And calculate D here, which is my interplanar spacing. So D is equals to 1 by this value and square root of this value, square root, although square root of 1 also, but because square root of 1 gives you 1, that's why it is written in this form 1. And high square root, because here is value D square and I want to calculate the value of D, not D square. That's why this square is converted into the square root onto the right hand side. Okay, so D is equals to H square plus S square plus A square plus K square over B square plus L square over C square to the power minus half when coming into the numerator side. ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए मैं कैलकुलेट यूज कर सकता हूँ। अब एक टेट्रागोनल सिस्टम की हम बात करते हैं। टेट्रागोनल सिस्टम इस तरह का होता है हमारे पास, इसमें एक साइड A दूसरी साइड B के बराबर होती है लेकिन तीसरी साइड के बराबर ये नहीं होती। तो A इक्वल्स टू B है लेकिन C के बराबर नहीं है। तो टेट्रागोनल सिस्टम के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो इस तरह की होगी, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, चूंकि A स्क्वायर A इक्वल टू B के है तो इन दोनों के बराबर हमने ले लिया A स्क्वायर, और प्लस L स्क्वायर बाई C स्क्वायर सेम टू द पावर माइनस हाफ। क्यूबिक सिस्टम के लिए आपको ये पता है कि A इक्वल टू B इक्वल टू C है, यानी तीनों साइड क्यूबिक सिस्टम में बराबर होती है। तो A इक्वल टू B इक्वल टू C हुआ, यानी तीनों की जगह हम A लिख सकते हैं। देन H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर ऐड हो गया, यानी H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर रिवर्स कर दें तो यहाँ ये माइनस हाफ वैल्यू है प्लस हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू जब प्लस हाफ होगी तो ये दे देगा आपको A, और इसको जब आप रिवर्स लिखेंगे तो ये लिखेंगे H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हाफ। दिस इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन इन अ क्यूबिक सिस्टम। ओके, सो दिस इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। Now the interplanar spacing in simple cubic, body centered cubic and face centered cubic lattices. The interplanar spacing corresponding to three indices 1, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1, 1 are using the equation number 1. We have D110. 110 means H equals to 1, K equals to 0 and L equals to 0. So this formula for a cubic system, this formula for the cubic system, H is 1, K is 0, L is 0. So only one is H is survive and H equals to 1. So 1 square is 1. So 1 by A square, that is equals to A. So in simple cubic structure, the interplanar spacing between the planes is equals to 1. In this family, that is the face diagonal family, is D110. Okay, so put H equals to 1, K equals to 1 and L equals to 0.
in the previous formula, which is for the cubic system, and this will become a by root 2. And similarly, d11 becomes a by root 0. Hence, the ratio between these three interplanary spacing for cube edge formula, cube edge family, for face diagonal family, for body diagonal family is this. 1 is 1 by root 2 and 1 by root 3. This is the ratio between the three interplanary spacing. Okay. So this is all about the basics of solid state physics, and from tomorrow onwards we have start our main syllabus. And in our main syllabus, the first is some simple crystal structure. कुछ साधारण क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा पैकिंग फ्रैक्शन यूज करते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है, लूज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन. टिल देन, थैंक यू.